इतवार का दिन यानी कल बड़ा हंगामा खेज रहा कि कप्तान ने दावा किया था हर रैली में कि ये ज़िमनी इंतखाब नहीं बल्कि रेफरेंडम है। अब इस रेफरेंडम का जो नतीजा सामने आया है वो भी आपके सामने है कि बहरहाल पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में ग़ालिबन इमरान खान पहले सियासी रहनुमा जो 7 में से 6 हलकों से कामयाब हुए 6 हलकों से कामयाब हुए। इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1970 के इलेक्शन में 5 हलकों से इलेक्शन लड़े थे लेकिन 4 जगह कामयाब हुए थे। और एक अच्छी तरह मुझे याद है डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजल रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद से इलेक्शन हारे थे। हाँ, खान साहब जो 7 हलकों से इलेक्शन लड़े, मलीर का जो रवायती तौर पर हल्का पीपल्स पार्टी का समझा जाता था वहाँ सीट उनको वापस आई। और कुरैशियों और गिलानियों को बहरहाल एक सियासत से ज़्यादा ख़ानदानी लड़ाई थी जिसमें बहरहाल अली मूसा गिलानी अपनी खूबियों और अपनी बड़ी एक पब्लिक में वो जिस तरह जाते हैं उस सबब उन्होंने कामयाबी हासिल की हुई। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए कि ज़िमनी इंतखाब जिसमें लोगों को इल्म था कि यहाँ पर दोबारा इलेक्शन होंगे अगर खान साहब जीत जाएंगे, उसके बावजूद 11 नशिस्तें जो थी यानी सूबाई और कौमी की, सूबाई में 3 में से 2 और कौमी असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की। और अगर हम टोटल देखें, अगर वोटिंग का तनासुब देखें तो PTI को 52% मजमूई तौर पर वोट हासिल हुए। और इन 52% में भी जो वोट हासिल हुए और हुकूमती इत्तेहाद को 32%। तो पंजाब में जो नून लीग का गढ़ समझा जाता है वहाँ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कोई 4,34,000 वोट मिले, उसके मुकाबले में नून लीग को जो गढ़ था उनका 1,14,000 मिले। फिर ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि KP यानी खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर तीनों नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की जो 10 साल से हुकूमत तहरीक इंसाफ की कर रही है। और एक परसेप्शन, एक ख्याल ये था कि 4 सद्दा में तो इमरान खान जीत जाएं लेकिन मर्दान में और 4 सद्दा में कड़ा मुकाबला है। मौलाना फजल रहमान ने कहा भी था कि अयमन वली जो जिनके वालिद इस्फांदियार वली, जिनके वालिद बड़े अजीम रहनुमा वली ख़ान, जिनके दादा जो है परदादा बादशाह ख़ान थे, 4 सद्दा उनका गढ़ था। 4 सद्दा में अयमन वली 1-2 नहीं 10 तकरीबन 10,000 से ऊपर वोटों से हारे। इसी तरह मर्दान में बड़ा कड़ा मुकाबला पास में होता रहा। मौलाना कासिम का, JUI के रहनुमा का और पूरी नून लीग और मौलाना की जमात लग गई थी। वहाँ भी 10,000 से ज़्यादा वोटों से इमरान खान ने ये जीत कर साबित कर दिया कि KP उनका था, KP है। और इसकी रोशनी में आप मुस्तकबिल में भी देख सकते हैं। हाँ, एक बड़ा डेवलपमेंट हुई जहाँ ये बड़ी डेवलपमेंट बार माननी चाहिए कि मुल्तान में पीपल्स पार्टी वापस आ गई, यानी अली मूसा गिलानी, मलीर में पीपल्स पार्टी वापस आ गई। लेकिन पंजाब में नून लीग को इतनी बदतरीन शिकस्त हुई कि हमारे मियाँ नवाज शरीफ ने जो लंदन में बैठे हैं अपनी क़यादत को जो मुकामी क़यादत को यानी पंजाब की क़यादत को बड़ा सख्त वार्निंग दी, एक कमेटी भी बना दी है। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर कमरुज़्ज़मा कायरा साहब मौजूद हैं। कायरा साहब, अगर ज़ाती तौर पर देखें तो मैं आपको इसलिए मुबारकबाद दूंगा कि बहरहाल पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में 2 नशस्तें बढ़ गईं, आप मुल्तान में वापस आए क्योंकि बहुत भुट्टो साहब भी यहाँ से कामयाब हुए थे। बाद में भी जब पीपल्स पार्टी कामयाब होती रही है और इसी तरह मलीर की नशिस्त भी आपके पास वापस आई। लेकिन हमारे तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने इस इलेक्शन को यानी ज़िमनी इलेक्शन को रेफरेंडम करार दिया था। तो क्या कायरा साहब इस रेफरेंडम में इमरान खान जीते हैं? गुजारिश है बरेली साहब कि इस इलेक्शन में मौजूदा जो बाय इलेक्शन हुआ उसमें खान साहब 6 सीटें जीत गए। बिलाशुबा ये उनकी पॉपुलैरिटी की एक दलील जरूर है, एक आर्गुमेंट है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ पहलू और भी हैं। एक तो ये कि उनकी 2 सीटें, एक उनके अपने और एक उनके नंबर 2 शाह महमूद कुरैशी साहब की 2 सीटें पीपल्स पार्टी उस पर अपने कैंडिडेट खड़े किए, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीती हैं और वाज़े मार्जिन से जीती हैं। दूसरी तरफ एक है कि खान साहब अपनी 6 सीटें जो ऑलरेडी जीते पूरे थे, अब वो कम मार्जिन से, खुद इमरान खान कैंडिडेट है और कम मार्जिन से जीत पाए हैं।
लेकिन इससे ज्यादा अहम बात यह है कि खान साहब जब इस वक्त वो पाकिस्तान के अंदर एक तहरीक चला रहे हैं, वो पॉपुलैरिटी का एक लेवल गेन किए हुए हैं, और ये अलग बात कि उनकी साजिश का बयानिया, उनके अपने जो लीक्स है उसके जरिए, और उनकी जो ऑनेस्टी का बयानिया, और उनका जो वोट खरीदने के ऊपर हराम होने का बयानिया, ये सारे का सारा जो पिट रहा है उनकी अपनी जबान से, अब उसके सबरात आस्ता आस्ता निकलेंगे। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि सियासी जमातें एक तरफ हाथ बंधे कैंडिडेट, यानी कि उनके पास सिवाय अपनी जात के खुद हमारे कैंडिडेट अपने तौर पे इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके साथ कोई लीडर नहीं था, इसलिए कि हम हुकूमत में हैं, हम जाके जलसा जुलूस नहीं कर सकते, हम उनके लिए वोट नहीं मांग सकते, कैंपेन नहीं कर सकते, न वजीर आजम साहब, न बिलावल साहब, न कोई और साथी उसके वज़रा है। और इमरान खान साहब की पूरी जमात, उनके पूरे साथी, उनकी पूरी हुकूमतें, वो मुकम्मल तौर पे इलेक्शन में शामिल थी और जोर से इलेक्शन लड़ रही थी, और खान साहब खुद कैंडिडेट थे। इसलिए उन्हें पता था अगर खान साहब कैंडिडेट ना हो, बाय इलेक्शन आ जाए, हुकूमत पंजाब भी और KPK की उनकी ना हो, उन बाय इलेक्शन में खान साहब भी कैंडिडेट ना हो, खान साहब अपना इलेक्शन लड़े, वो कैंपेन पूरे मुल्क में अपनी जमात की करे, लेकिन हमारी क़यादत भी कैंपेन कर रही हो, और फिर इमरान खान साहब इन इलेक्शन में कहाँ खड़े होंगे। लेकिन कायरा साहब, अमरीकी साजिश का बयानिया भी अब बिक गया जो बिकना था। लेकिन नहीं कायरा साहब, आपका फरमाना एक हद तक दुरुस्त है कि क्योंकि इमरान खान साहब खड़े हुए थे, लेकिन ये भी अपनी जगह पहलू है। लोग कहते हैं कि लोगों को इल्म था कि जनाब दोबारा यहाँ ज़िमनी इलेक्शन होंगे, शायद ये जो कहते हैं जो आर्गूमेंट सेल कर गया मुल्तान में कि जी जब ये इनको होना ही नहीं है कुरैशी साहब की बेटी को, यानी तहरीक इंसाफ को, तो हम क्यों वोट दें। शायद मुल्तान एक पॉलिटिकल मैच्योर्ड भी है, लेकिन PPP तो कमरा जमान साहब वापस आ गई मुल्तान में, मलीर में उसकी रवायती तौर पर सीट रही है। लेकिन ये भी याद रहे हकीम बलोच साहब जब नून लीग में थे तब भी वो MNA यहाँ से हुए थे, ज़रा कम वोटों से हुए थे। लेकिन ये क्या बात है कि आप पीपल्स पार्टी तो 2 हलकों में वापस आ गई, लेकिन आपकी हलीफ, आपकी दोस्त पार्टी जो है उसमें ऐसा लगता है कि आपका वोटर पंजाब में और शायद KP में जहाँ जहाँ नून लीग या दीगर PDM की पार्टियाँ खड़ी, उन्हें वोट डालने नहीं आया। जैसे पंजाब के इलेक्शन मेरे सामने है, ननकाना साहब में मैं देख रहा हूँ, जैसे ननकाना साहब तो फिर भी ठीक है, उस खातून ने, शुजा बीबी ने बहुत बड़े वोट लिए, लेकिन फैसलाबाद पीर पार्टी का गढ़ हुआ करता था। एक ज़माने में तो बड़ी नशिस्तें, कोई अगर 11 होती थी, मुझे याद है शायद 6-7 पीर पार्टी लेती थी। राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त तो मेरे ख्याल में जो आजकल फिल्म चल रही है ना, कौन सी, लीजेंड ऑफ मौलाजट, आपकी हुकूमत के तादी हुकूमत के वो बने हुए हैं। राना सनाउल्लाह साहब और आबिद शेख साहब खासतौर पर 4 साल बाद लंदन से आए, चले गए थे पिछली बार, वो खड़े हुए थे। फिर और भी अगर सूबाई असम्बली की नशिस्तों को भी देखें तो पंजाब में तो उनको इतनी बदतरीन शिकस्त हुई है कि लंदन में मियाँ साहब ने बड़ा हंगामी इजलास बुलाया, बड़ा सख्त वार्निंग दी। कायरा साहब, नहीं, एक चीज जरा ख्याल कीजिए, नून लीग को वोट मिले हैं उनकी 4 नशिस्तों पे, 2 नशिस्तों पे PTI नून लीग कैंडिडेट नहीं थी। इमरान खान साहब 8 की 8 सीटों पे कैंडिडेट थे, तो आप उनके 8 सीटों के वोट गिन रहे हैं और बाकियों के 2-4 के वोट गिन रहे हैं। सो इनको कैलकुलेट कर, इकट्ठा करके देखिए ना, फिर आपको समझ आएगी कि क्या फर्क है। ये मुनासिब नहीं है कैलकुलेशन, इसलिए कि बाकी जगह, मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी के वोट इसलिए इतने हैं कि हमारे बाकी जगहों पे कैंडिडेट नहीं थे। मुस्लिम लीग के वोट इसलिए है कि उनके 4 जगहों पे कैंडिडेट नहीं थे, 2 जगहों पे नेशनल अवामी पार्टी के कैंडिडेट थे। ये डिफरेंट कैलकुलेशन है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो इस वक्त अपना जो सियासी मेराज हो सकती है उसको टच कर बैठे, अब उसके बाद उनका ऊपर जाने का कोई इम्कान नहीं है। अब उन्होंने, उनकी सूरत हाल कौम पे वाजे हो रही है, उनकी लीक्स की सूरत पे वाजे हो रही है, और आने वाला दिन अब उनके लिए डिक्लाइन है। अगर इस वक्त में खान साहब कैंडिडेट न होते, जमात के अंदर उम्मीदवारों की फ्रिक्शन होती और हम भी सारे कैंडिडेट अपने कैंडिडेटों की सपोर्ट में गए होते, हमारी क़यादत भी, तो फिर इमरान खान की जो PTI है वो कितने वोट लेती, कितनी सीटें लेती, ये भी देखने की जरूरत है। इसलिए कि खान साहब का कैंडिडेट होना और उनके मुकाबले में दीगर जमातों के कैंडिडेट बेचारे अपने तौर पर इलेक्शन लड़ रहे थे, यहाँ पूरी PTI इलेक्शन लड़ रही थी।
मोहतरम कौरमज़ा कायद साहब, एक तो आप मेरे लिए वैसे भी काबिल एहतराम हैं और ताल्लुक भी बड़े देरीना है। मैं तो आपको शायद याद होगा कि शायद 2008 के इलेक्शन में, जी हाँ, हालांकि फैसलाबाद से मुझे जेलम जाना था, मैं लाला मूसा चला गया था आपसे मिलने, तो मैं तो वहाँ तक आपसे यानी एक नियाज़मंदी का ताल्लुक़ रखता हूँ। जब आप मुझे कैलकुलेशन की बात फरमा रहे थे, तो अगर पंजाब में मैं जाऊँ, जो नून लीग का गढ़ है, वहाँ पंजाब में मजमूई तौर पर उनको 1,14,000 या 1,18,000 वोट मिले, जबकि पीटीआई को, और ये नून लीग गढ़ है सेंट्रल पंजाब में, पीटीआई जो सेंट्रल पंजाब में पीटीआई गढ़ नहीं है, उन्हें 4 लाख से ज़्यादा वोट मिले, 3 गुना कम वोट हैं। यानी ये जो और मजमूई तौर पर 54% जो है वो पीटीआई के वोट हैं और पीडीएम के सिर्फ 32% वोट हैं। कायरा साहब, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आबिद शेर अली साहब को वोट कम मिले, लेकिन आबिद शेर अली अकेला इलेक्शन लड़ा था, राना सनाउल्लाह को भी वहां जाने की इजाजत नहीं थी। अरे वो अच्छा ही हुआ ना, आपस की बात है, राणा साहब जाते तो और कब वो जो उनके, खैर ये तो मेरे लाइटर वे में कहा, राणा साहब बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन एक मैं चलते चलते कायरा साहब, एक और अहम मसला है, वो आपकी पार्टी का मसला है लेकिन किसी और का नहीं। अब आने वाले इलेक्शन है, चौधरी एहतसाम साहब से अगर हमारी नियाज़मंदी और ताल्लुक़ का ज़रा दूसरा है, आपका भी बड़ा उनका ख्याल है, लेकिन इस वक्त पंजाब में चौधरी एहतसाम के हवाले से बड़ी बहस छिड़ी हुई है और यानी कुछ ऐसे कुछ जायले नए पैदा हुए हैं, कोई साहब वो बाकायदा कह रहे थे कि हम उनके घर का घेराव करेंगे। यानी जमहूरियत की बात करते हुए, जमहूरियत के लिए आपकी क़यादत कुर्बानी के बावजूद अगर चौधरी एहतसाम जैसी शख्सियत इख्तलाफ करती है तो आप कहते हैं हम उनके घेराव करेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है उनका, वो सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है? कायरा साहब, देखिए मेरे साहब, मैं अगर जमात की बात करूं तो जमात का अपना डिसिप्लिन है और चौधरी साहब जमात के डिसिप्लिन के उस तरह खिलाफ नहीं जाते, अपनी राय उनकी है। मैं भी मुख्तलिफ इशूज के ऊपर अपनी राय मुख्तलिफ रखता हूं, लेकिन मैं अपनी राय जमात के अंदर देता हूं, मैं मीडिया के अंदर जाके नहीं देता। चौधरी साहब तगड़े आदमी हैं, लेकिन इसके बावजूद घेराव वाली बात और उनके खिलाफ एहतजाज वाली बात नहीं। अगर कोई गिला शिकवा या उनसे कोई मसला बात कहनी है तो उसके लिए क़यादत को उनसे बात कर लेनी चाहिए। इस तरह ये मुनासिब नहीं है, ये जमातों के अंदर। चौधरी साहब को भी चाहिए कि वो जमात के दायरे के अंदर रहे। यकीनन उसके अंदर डिफरेंस का इख्तियार होता है, हम सब अपना अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं, लेकिन जमहूरियत की क्रीद भी यही है कि ये कसरत राय के फैसलों के साथ चलती है, अक़लियती फैसलों के साथ नहीं। और जो कसरत फैसला हो, आपको कबूल हो या ना हो, आपको फैसला मानना चाहिए। ये मेरी राय है। शुक्रिया मोहतरम कमरुल कायरा साहब से जो आखिरी सवाल किया, लेकिन जो उनकी इस इलेक्शन के हवाले से राय है वो तो इस बात को तस्लीम नहीं करते कि जिसे इमरान खान रेफरेंडम कराए दे रहे हैं उसमें उन्हें कामयाबी हासिल हुई। उनका जो उनके एदाद शुमार है उनके मुताबिक खान साहब को शिकस्त हुई। शायद इसका सबब ये भी है कि बहरहाल पीपल्स पार्टी को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिस तरह बदतरीन शिकस्त नून लीग की हुई है। और ज़रा इलेक्शन से हटकर हम लोग ग़ालिबन सैलाब ज़दगान को, मुतासरीन को इस पूरे सियासी हंगामा में और जो जो जोइडन के बयान की रोशनी में तकरीबन भूल ही गए। मैं सोचा कि डॉक्टर सानिया निश्तर जो एहसास प्रोग्राम की हेड थी और जिन्हें इमरान खान साहब ने अपनी टेलीथॉन से जो रकूम जमा हुई थी उनको एक कमेटी के ज़रिए दिया कि वो डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगी बानी एहसास प्रोग्राम या BISP कह लें, डॉक्टर सानिया निश्तर। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। TTV में मुजाहिर अली आपको खुशामदीद कहता है। और ब्रेक से पहले भी मैं अपने प्रोग्राम के इब्तिदा में ये कह रहा था कि हम उन 3.25 करोड़ सैलाब मुतासरीन को भूल गए। पानी उतर गया लेकिन अभी तक वो बेआबो उन्हीं दरिया के किनारे बेआसरा ही कह सकता हूँ, क्योंकि जो इमदाद मिल रही है, गैर मुल्की जो प्लेजेस हुए थे
उतने भी नहीं मिले, पता नहीं किसी ने $2 अरब, $1 अरब, इतने मिलियन डॉलर, लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि वो इमदाद नहीं पहुंची। उससे ज़्यादा जो है जो ख़वातीन हैं इस दौरान को 1.25 लाख ख़वातीन प्रेगनेंट यानी हामला हैं। बच्चों के बारे में कहा जा रहा है कि लाखों की तादाद बच्चे अपने स्कूल नहीं जा पा रहे। उससे ज़्यादा अफसोसनाक अमर यह है कि जो डेंगू और मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा हुई हैं, और आप देख रहे हैं कि ये जो गाँवों में इतने डूबे हैं कि लोग कश्तियों में सफ़र कर रहे हैं। बल्कि मैं चाह रहा था कि आपको दिखाता कि कल ही मुझे किसी ने भेजा कि वो खातून जो है अपने घर एक बोट में जा रही थी। इस सारी सूरत में बहरहाल PTI को क्रेडिट जाएगा कि खान साहब खिदमत के हवाले से आगे रहे हैं, शौकत खान नमल यूनिवर्सिटी, और उन्होंने इनके लिए एक टेलीथॉन की, 1 नहीं 2 नहीं 3 की, और ख़ासी रकम जमा की। तो मैंने, और उसका इंचार्ज भी हमारी एक बड़ी काबिल एहतराम फैमिली की एहसास प्रोग्राम की साबिक सरबरा डॉक्टर सानिया निश्तर को इसका इंचार्ज बनाया। तो मैं डॉक्टर साहिबा, मुझे इल्म है कि आप एक तो कैमरा गुरेज भी हैं, फिर नाजुक हसास मसला है, इस पर मैं आपको ज़हमत दे रहा हूँ। आप तो पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूँ डॉक्टर सानिया निश्तर। डॉक्टर साहब, ये जो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपके जो टेलीथॉन प्रोग्राम से जो रकम वसूल हुई है, उससे पहले ये ज़रा जो आप एहसास प्रोग्राम जिसको कहते हैं जी BISP यानी बिना इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी कहा जाता है, तो मुझे जाने का इत्तफाक हुआ ज़रा सिंध में, और मैंने देखा कि वहाँ पर एक स्कूल में सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन शनाख्ती कार्ड कुछ वसूल नहीं हो रहा था, और ऐसा लगता है कि बहरहाल एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था, और ख़ासतौर इन मुतासिरीन को अगर वो रकूम मिलती तो उनकी जो इस वक्त जो जिस सूरत हाल से गुजर रही है बेहतरी नहीं आती। डॉक्टर सानिया निश्तर, अब जो आप स्पेसिफिक इंसिडेंट का जिक्र कर रहे हैं, मुझे उसके बारे में तो डिटेल्स मालूम नहीं, मगर क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा लोगों की इनरोलमेंट की थी, प्रोग्राम को इतना वसी कर दिया था कि उसके साथ साथ एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और सिंध में तो आपको मालूम है कि सैलाब की वजह से बड़े वसी पैमाने पर डिसरप्शन आई है, तो उनकी पेमेंट साइट्स भी ज़रूर डिसरप्ट हुई होंगी। जो मामूल की पैसों की तरसील है उसमें भी प्रॉब्लम आया होगा ज़रूर सैलाब की वजह से भी। तो अगर उसकी वजह से कहीं पेमेंट्स डिले हुई हैं तो मुझे उसके बारे में स्पेसिफिक डिटेल तो नहीं मालूम, मगर ये मैं बताना चाहती हूँ कि स्पेशली जो स्कूल वाले जो स्टाइपेंड्स थे, जो एहसास पॉलिसी के तहत हम 50 डिस्ट्रिक्ट से पूरे मुल्क में हमने फैला दिया था, और 5वीं क्लास से 12वीं जमात तक ले गए थे। बड़े वसी पैमाने पर उस पर बड़ी तेज़ी से काम हुआ था, बड़ा अच्छा प्रोग्राम वो था और है। और उससे जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, या जो ख़ास तौर पे बच्चियां जो 5वीं जमात के बाद स्कूल नहीं पढ़ सकती, उनके लिए वो वजीफ़े, बड़े छोटा वजीफ़ा था मगर बड़ा अहम वजीफ़ा था। उसके लिए पूरा एक इंतज़ामी ढांचे बनाए गए थे, मॉनिटरिंग सेल, 2000 लोग ऑन बोर्ड लिए गए थे, 800 मोटरसाइकिलें ख़रीदी गई थी। तो निज़ाम तो वो मौजूद है, उसकी पेमेंट मोडेलिटीज़ भी मौजूद है। हाँ, अब उसमें कोई पेमेंट में कोई डिसरप्शन आई हो सैलाब की वजह से या कोई बदइंतज़ामी की वजह से, उसकी मुझे फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं उस पर तबसरा नहीं करूँगी। ठीक डॉक्टर साहब, ये जो आप तो मैंने कहा आपको क्या, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि ये वॉर हो या ज़लज़ला आए या सैलाब आए, इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर आम तौर पर बच्चे और ख़वातीन होते हैं। और यकीनन मैं उस पर भी गुफ्तगू करूँगा कि जो आप लोगों ने रकूम जमा की, नुकसान बहुत हुआ। ये जो आपने जो इब्तिदा में गालिबन पहले दिन 500 करोड़, 5 अरब, फिर 1000 करोड़ इतने मगे, लेकिन प्रायोरिटी जो हैं वो आपकी ये होंगी डॉक्टर सानिया निश्तर? जी, वो तो बात मुसल्लमा है कि जब भी कोई आफत आती है मगर या घर में भी एक इकोनॉमिक क्रंच आता है, तो सबसे पहले उसका जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना ब्रंट,
वो ख़वातीन और बच्चे ही फेस करते हैं। अगर किसी घर में कोई तनख्वाह चली जाए या कमाने वाले की तनख्वाह यकयक रुक जाए तो सबसे पहले स्कूल से बच्चे ही निकाले जाते हैं और उनकी नशोनमा और निगहदाश्त जो है उन्हीं पे ही नेगेटिव असर आता है। तो ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और इस आफत के वक्त भी, सैलाब के वक्त भी ख़वातीन और बच्चों पर ही ज़रूर असर आया होगा। दूसरा मसला ये है, मसला इस वक्त जो आम तौर पर ऐसी आफत आती है, ऐसी नागहानी आफत, और ये तो बहुत बड़ी है, तो हम डोनेशंस मांगती हैं गवर्नमेंट्स या जो इदारे करते हैं। मुझे भी एक तजर्बा हुआ एक आध बार एजुकेशन की टेलीथॉन करने का। अगर 1 करोड़ का हमने कुछ जमा किया तो बाद में पता चला कि 60-70% आए, जो कहते हैं एक मेयार के मुताबिक। अब इस वक्त गवर्नमेंट्स ने भी, जो मैं कहीं पढ़ रहा था पहले, $163 मिलियन का उस वक्त दावा था। लोग कहते हैं जी $38 मिलियन आए। आपने जो पहली बार टेलीथॉन की उसमें 500 करोड़ या 5 अरब आए। दूसरी बार 100 करोड़ यानी कोई 10 अरब करोड़ करीब आए। अब शायद कुछ ज़्यादा आए। जो प्लेजेस तो आ जाते हैं, फिर इसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं। कैश किस तरह मुंतकिल हो, लॉज हैं, वीज़ा कार्ड से किस तरह पैसा आए। तो ये जो आपको रकम मिली हैं, जो प्लेजेस हुए हैं, उनमें वादे हुए हैं, कमिटमेंट हुआ है, आया किस तरह है, और फिर उसका तरीक़ाकार भी पूछेंगे कि किस तरह खर्च होगा। डॉक्टर सानिया जी, जो टेलीथॉन खान साहब ने 3 की हैं और मजमूई तौर पर 5 घंटे की टेलीथॉन है, उसमें 15 अरब की प्लेजेस आई हैं, जिसमें से 4 अरब इस वक्त हमारे बैंकों में मौजूद हैं। जो सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आ रहा है वो क्रेडिट कार्ड फेलियर्स की वजह से आ रहा है, और उसका हम वर्क अराउंड ढूंढ रहे हैं कि उसको कैसे एड्रेस किया जाए, क्योंकि बाहर से जो लोग पैसे भेज रहे हैं उनको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने में बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। और कोई $19 मिलियन की जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स हैं वो इस वक्त पाइपलाइन में हैं और इस वक्त वो हो नहीं पा रही। तो सबसे पहले तो मैं ये वजाहत करती जाऊँ। अब जो 4 अरब हमारे पास आ चुके हैं, उनको किस तरह ख़र्च किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने ये बुनियादी फ़ैसला किया कि केपी और पंजाब में, जहाँ पर जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी ज़्यादा हमें कोलैबोरेशन हासिल है, वहाँ पर, और जहाँ ये फ़ंड्स गवर्नमेंट फ़ंड्स को लेवरेज करेंगे, वहाँ पर हम ये हाउसिंग फाइनेंस में देंगे। अब हाउसिंग फाइनेंस में देने के 2 हिस्से हैं। सबसे पहले तो ये कि हकदार लोगों की निशानदेही कैसे होगी, और दूसरा ये कि फिर पेमेंट कैसे होगी। तो निशानदेही के लिए जो हमने निज़ाम बनाया, सबसे पहले तो हमने देखा कि प्रोविंस में टैबलेट्स के साथ डेटा कौन कलेक्ट कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का में अर्बन यूनिट था, एक इदारा है, और गवर्नमेंट ऑफ केपी में हमने जो स्कूल मॉनिटरिंग करते हैं, जो हेल्थ मॉनिटरिंग करती हैं जो टीमें, उनको रिक्रूट किया, उनके लिए ख़ास ऐप्स बनाई। और ये टीमें इस वक्त मोबिलाइज्ड हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जो सैलाब से मुतासर है, वहाँ पर ये कवायफ उठा रहे हैं, डैमेज घरों के मौके पे जाते हैं, ऐप में डिटेल्स डालते हैं, जो जीपीएस लोकेशन है कोऑर्डिनेट्स की वो उठाते हैं मौके पर ही, ताकि कोई घर बैठे सर्वे न कर ले। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन हमारे डैशबोर्ड पे आ जाती है, तो हम देख सकते हैं कि मुतासरा घर क्या सैलाब ज़्यादा जगह में था या कोई फेक गलत जगह से डेटा भर रहा है। तो उसके लिए हम उसको सैटेलाइट, पोस्ट फ्लड सैटेलाइट इमेजेस उसके ऊपर लेयर करते हैं, और उससे पता चलता है कि वाकई ये जो डैमेज घर है ये सैलाब ज़्यादा जगह में था। और अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे डैशबोर्ड पे, तो तमाम तफसील आपके सामने आ जाएगी कि घर का सरबराह का नाम क्या है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, मोबाइल फ़ोन क्या है, घर कच्चा है या पक्का है, पूरी तरह मुनहदम हुआ है या जुज़वी तौर पर उसको डैमेज हुआ है। तो एक तो पहले तो हमने आइडेंटिफिकेशन का ये सिस्टम बनाया, एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटीज़ थी उन्हीं को कंसोलिडेट करके। जब इस बात का तयन हो जाता है कि कौन से घर डैमेज्ड हैं जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर, तो उसके बाद वो CNICs जो हैं हम पुश कर देते हैं पार्टनर बैंक्स को। बैंक ऑफ खैबर केपी में है, बैंक ऑफ पंजाब जो है वो पंजाब में है। इस दफ़ा हमने पेमेंट का एक नया निज़ाम निकाला है, क्योंकि पहले जब भी किसी कुदरती आफत की वजह से पेमेंट्स होती थी तो वो ब्रांचलेस बैंकिंग सिस्टम के थ्रू होती थी, और उसमें चोरी का भी बहुत इनसे ख़तरा होता है, और रेगुलेटेड
एनवायरनमेंट भी नहीं है। तो इस दफ़ा हमने ये फैसला किया कि जो पेमेंट्स हैं वो पूरी तरह बैंकों की ब्रांचेस में होंगी, रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में होंगी, कैमरे की आंख के नीचे होंगी, सीसीटीवी कैमरे की आंख के नीचे होंगी, ताकि हर रिसिपिएंट का रिकॉर्ड हो कि वो अपनी पेमेंट उन्होंने रिसीव किया है। और लोगों के फुल बैंक अकाउंट्स होंगे, फुल बैंक अकाउंट्स में उनको एटीएम कार्ड्स दिए जा रहे हैं, उनको चेक बुक्स दिए जा रहे हैं। और ये सिलसिला अब केपी में शुरू हो गया है, सर्वे भी शुरू है। और हमने 4 दिन पहले ही डीआई खान में पहली जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, उसका भी आगाज़ कर दिया। और पंजाब में भी बहुत जल्दी ये निज़ाम शुरू हो जाएगा। डॉक्टर जो आप गुफ्तगू कर रही थी और जितने बड़े दलाइल से और बड़े फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, और आपने जो अपनी मजबूरियां बताई कि उसमें कार्ड है, कुछ और सवाल भी रहते हैं। और जो सबसे अहम सवाल है वो मैं करूंगा ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद करता है। ब्रेक से पहले डॉक्टर सानिया निश्तर, जिन्हें तहरीक इंसाफ ने अपनी टेलीथॉन से जो रकूम जमा हुई उसका इंचार्ज बनाया है, आपने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए बहरहाल बड़ा काम किया। गो के BISP के सिलसिले में पास में भी बहुत काम हुआ, और लेकिन इसे फुल प्रूफ बनाने के सिलसिले में डॉक्टर साहब अभी आप जिक्र कर रही थी कि KP में काम शुरू भी हो चुका है। गालिबन पंजाब में भी ज़्यादा मुश्किलात नहीं पेश आएगी, लेकिन इस सैलाब से या बारिशों से ज़्यादा नुकसान सिंध में हुआ है, जहाँ बहरहाल पीस पार्टी की है और बदकिस्मती से सियासत महाजराई। तो आप सिंध में आपको मुश्किलात नहीं पेश आएंगी डॉक्टर साहिबा रिलीफ के काम के सिलसिले में? जी, तो जैसे कि मैं अर्ज़ कर रही थी, ये जो फ़ंड्स खान साहब रेस कर रहे हैं टेलीथॉन के ज़रिए, ये खाली पंजाब और KP के लिए मुख्तस नहीं है, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट्स के साथ कोलैबोरेट करना ज़रा आसान होता है। इसलिए हमने फ़ैसला ये किया कि वहाँ पर ये हाउसिंग फाइनेंस में जाएंगे। सिंध में और बलूचिस्तान में जो शेयर है इन फंड्स में, वो हम इन काइंड सपोर्ट की मद में भेज रहे हैं। उसका जो लाहे अमल है वो अब फाइनल मराहिल में है, और इंशाल्लाह उस पर इसी हफ्ते जल्द फ़ैसला हो जाएगा, और फिर उसके बाद उस पर अमल दरामद हो जाएगा। तो जो तरीक़ाकार है असिस्टेंस का वो थोड़ा फ़र्क है, मगर इमदाद जो है वो चारों सूबों में जाएगी। और हाउसिंग फाइनेंस में हम क्यों नहीं दे रहे सिंध और बलूचिस्तान में, वो इसलिए क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस के लिए सबसे पहले हमें सर्वे करना होता है और इस बात का तयन करना होता है कि कौन से घर डैमेज हुए हैं। उसके लिए हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की पूरी मशीनरी जो है उनके साथ काम करना होता है, उनको बरूए कार लाना होता है, उनके साथ रोज़ाना की बेसिस पे डिस्कशन करनी होती है, एक्टिवली कोलैबोरेट करना होता है। और काश के पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम होता कि हम सियासत से बालातर होके सब इकट्ठे काम कर सकते, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं है। और सिंध और बलूचिस्तान में हमें उस किस्म की कोलैबोरेशन क्योंकि हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, इसलिए वहाँ हम इन काइंड असिस्टेंट्स भेजने का प्लान है। आपने सुना है, जिसमें अगर आपसे कंक्लूडिंग कुछ पूछूं, क्योंकि बहरहाल PTI में आप सेनेटर भी हुई और भी उन्होंने काम किया, लेकिन नॉन पॉलिटिकल ही आपका एक पर्सनैलिटी का सामने आती है। लेकिन बहरहाल जब ये प्रोग्राम लेके जाएंगी तो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन, इस महाजराई में ज़रा मुश्किलात तो पेश आएंगी, लेकिन है तो बड़ा टास्क ना वैसे डॉक्टर साहबा ये। देखिए जी, मैं तो इस वक्त सिर्फ टेलीथॉन फंड्स के बारे में ही बात कर सकती हूँ, क्योंकि हम हुकूमत में नहीं हैं, हम इस वक्त ऑपोजिशन में हैं। और मेरी एक बहुत छोटी सी जिम्मेवारी है कि जो टेलीथॉन के ज़रिए जो फंड्स कलेक्ट हो रहे हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऑफिशियल फंड्स में, चीफ मिनिस्टर्स फंड्स में जा रहे हैं,
तो उनको उनके खर्च करने में शफाफियत को कैसे यकीनी बनाया जाए, उसमें चोरी की कैसे रोकथाम हो, कैसे ये यकीनी बनाया जाए कि लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरूह किए बग़ैर उनके हाथ में पैसा जाए और पूरा जाए, और आइडेंटिफिकेशन अच्छी तरह से हो। उसमें थोड़ी बहुत जो एडवाइज़री रोल है मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो मैं इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दे सकती जो मैं दे सकती थी जब मैं गवर्नमेंट में थी और मेरा मैंडेट था सोशल प्रोटेक्शन ऑपरेशंस को देखना। तो मैं बहुत ही विद ह्यूमिलिटी ये कहना चाहती हूँ कि छोटा सा मैंडेट है, मगर पूरी कोशिश है कि उसको दियानतदारी से और खुशअस्लूबी से अंजाम दिया जाए। शुक्रिया डॉक्टर निश्तर। आपको इल्म है कि मैंने कहा ना कि डॉक्टर सानिया निश्तर अपनी शख्सियत के एतबार से, अपनी फैमिली बैकग्राउंड से उनको गैर सियासी पस मंज़री में देख रहा था, और आपने देखा कि उन्होंने जवाब देते हुए भी इस पूरे प्रोग्राम में ख़ासतौर जो रकूम जमा हुई हैं सैलाब मुतासिरीन के लिए एक मैकेनिज़्म का जिक्र किया है। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।